ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। अपने जो फेरे अधूरे रहे हुए थे उनको पूरा करते हैं ना। कितने फेरे ले लिए थे? हैं? फेरे तो अब शुरू करने हैं। अभी तक तो व्यवस्था ही कर रहे थे। अच्छा बताओ, देखिए लास्ट में क्या पढ़ा था? संस्थाएं पूरी पढ़ ली थी क्या? अरे संस्थाएं पहुंचा भी दी थी ना वहां तक। मतलब हमने एनसीईआरटी आ गए थे ना, हम समझ भी गए थे क्या? चलो एक चीज और देखते हैं ना बेटा, दोबारा नहीं पूछना है ये सवाल। कब तक कोर्स खत्म हो जाएगा? कोर्स खत्म होगा कोर्स के टाइम से, दोबारा कोई भी नहीं पूछेगा। और आपको ज्यादा लग रहा है तो नीचे लिख लो द एंड, कोर्स पूरा, और पढ़ना बंद कर दो। शुरू नहीं हुआ उससे पहले कोर्स खत्म हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है ऐसे ही नौकरी मिल जाएगी? देखो मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं आपके सामने। एक संस्थान जानते हैं क्या आप? कितने हैं? 5 है, ठीक है। एक संस्थान जानते हैं क्या आप? कितने हैं? कहां पर है? एक संस्थान जानते हैं आप? कितने? 2। एक संस्थान और जानते हैं कि आप लोग? कितने? 8। एक है डाइट 36। यही कहानी है इनकी। अच्छा इनमें एक और देखना है ना, इनमें काम की बात देखनी है जिसको इस टेबल के रूप में देख सकते हैं हम लोग। देखो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं 2 प्रकार की बातों की। एक तो हो जाएगी, एक तो प्रशिक्षण हो जाएगा सेवा पूर्व है। कौन सा हो जाएगा? सेवा पूर्व है। और दूसरा प्रशिक्षण हो जाएगा सेवाकालीन। एक तो हो जाएगा सेवा पूर्व और दूसरा कौन सा हो जाएगा? सेवाकालीन। अच्छा बताइए मुझे, सेवा पूर्व और सेवाकालीन आपको खुद को अपना विवेक काम में लेते हुए बताना है। आरआई कितने संस्थान है? 5 है। क्या आरआई सेवा पूर्व प्रशिक्षण देता है? क्या देता है? बहुत बढ़िया, ये लिख दिया आपके कहे अनुसार मैंने। क्या करवाता है ये? बीएड और एमएड करवाता है। बहुत बढ़िया। क्या ये सेवाकालीन प्रशिक्षण देता है? क्या देता है? आपके अनुसार मैंने लिख दिया ये सेवाकालीन। किसको देता है? केंद्र सरकार के अधीन सभी श्रेणी के शिक्षकों को। ठीक है। अगला संस्थान आरएससीईआरटी। राजस्थान का एनसीईआरटी एक नहीं है। सेवा पूर्व प्रशिक्षण देता है? क्या नहीं देता है। 2 लाख देता है ना। अच्छा सेवाकालीन प्रशिक्षण देता है? क्या देता है। बहुत बढ़िया। किसको देता है? राज्य सरकार के अधीन सभी श्रेणी के शिक्षकों को। इसके बाद आईएएससी कितने? 2। क्या सेवा पूर्व प्रशिक्षण देते हैं? क्या क्या करवाते हैं? बीएड और एमएड करवाते हैं। क्या सेवाकालीन प्रशिक्षण देते हैं? क्या देते हैं। किसको?
राज्य सरकार के अधीन ग्रेड फर्स्ट को, अजमेर और बीकानेर सेकंड ग्रेड को। ये राजस्थान ने बनाया है नियम। केंद्र के जब आईएएससी स्थापित हुई है ना, केंद्र सरकार की एमएचआरडी की योजना में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। तो वास्तव में तो ये किसके लिए? ग्रेड फर्स्ट के लिए। सीटी कितने? 8। क्या सेवा पूर्व प्रशिक्षण देते हैं? क्या करवाते हैं? बीएड एमएड करवाते हैं। क्या सेवाकालीन देते हैं? किसको? राज्य सरकार के अधीन सेकंड ग्रेड को। डाइट क्या सेवा पूर्व प्रशिक्षण देता है? क्या करवाता है? डीएलएड करवाता है। पहले क्या करवाता था? बीएसटीसी। सेवाकालीन देता है क्या? किसको देता है? ग्रेड थर्ड। बताओ, यही तो, इतने के लिए तो माथापड़ी कर रहे थे पिछले 5-10 दिन से। माथापड़ी यही चल रही थी, बस इतनी सी बात पढ़नी थी अपने को। अब मुझे एक बात बताओ, यदि आप राज्य सरकार के अधीन एमसीक्यू ले सर, एमसीक्यू लाओ सर, एमसीक्यू लाओ सर, एमसीक्यू लाओ सर। बेटा ये 20 बार लिखने से एमसीक्यू थोड़ी आ जाएगा। एमसीक्यू लाओ सर, एमसीक्यू लाओ सर, एमसीक्यू लाओ। लट लेके आ रहा हूं, लट है। एमसीक्यू से क्या होगा? हैं? एमसीक्यू इस लेवल पे आके एमसीक्यू लेकर आओ इनके लिए। अब ये तुम्हारी उम्र एमसीक्यू पढ़ने की है क्या? है? मतलब अपने आप को कितनी सांत्वना चाहिए आपको। अब ये एमसीक्यू पढ़ने की उम्र नहीं है, ये उम्र है पढ़ाने की। किसकी उम्र है? पढ़ाने की। सवाल अपने आप क्रिएट करने की। मतलब कुछ लोग तो मुझे चलते हुए ये कमेंट कर देते हैं कि सर क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन वैसा ही आएगा जैसे आज तक आता आया है। आपको क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव आ जाएगा क्या आपके पास? ऐसे पूछेगा कि इसके बारे में विस्तार से वर्णन करो? नहीं, क्वेश्चन वैसा ही आएगा जैसे आता आया है। अब इसमें से क्वेश्चन 50 बना लो बोले आप। कौन सा संस्थान ऐसा है जो केवल सेवाकालीन प्रशिक्षण देता है? आरएससीआरटी। कौन सा संस्थान किसको प्रशिक्षण देता है? कैसे ही सवाल बना लो बोले आप। सवाल कैसे? सवाल की जरूरत नहीं होती है, मैटर की जरूरत होती है कि हम चीजें समझे कि नहीं समझे। हाँ, आरआई हो गया, ये सारा कंप्लीट हो गया। मैं कह रहा था यदि आप राजस्थान में किसी भी श्रेणी के शिक्षक बनते हैं ना, चाहे ग्रेड फर्स्ट के बने, चाहे ग्रेड सेकंड के बने, चाहे ग्रेड थर्ड के बने, तीनों में किसी भी कैटेगरी के यदि राज्य सरकार के आप मास्टर बनते हैं तो आपको 2 संस्थाएं प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार है। यदि आप किसी भी श्रेणी के बनेंगे तो एक तो आपको देगी आरएससीआरटी, और यदि आप ग्रेड फर्स्ट के बने तो आरएससीआरटी के साथ में आईएससी, यदि ग्रेड सेकंड के बने तो आरएससीआरटी के साथ में सीटी, और यदि ग्रेड थर्ड के बने तो डाइट। बात क्लियर? ठीक है, बस इसको बनानी थोड़ी है। बना लो, भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या। हो गया क्या? बनाओ, जल्दी बनाओ। देखो ये गणित नहीं है कि आपको अभ्यास करना पड़े इसमें। ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना होता है, याद करना होता है। इसमें एमसीक्यू की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हो गया क्या?
लिख लिया। अब आगे एक सुंदर सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है शिक्षण अधिगम नवाचार। जिसका नाम है शिक्षण अधिगम नवाचार। क्या नाम है? अब तो हो गया क्या? हेडिंग लगाओ, शिक्षण अधिगम नवाचार। अब टॉपिक 1 से लेकर 7, पूरे 1 से लेकर 7 तक क्रम से चलते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। अब सारी चीजें हमने क्लियर कर ली है, हैं? बीच में पढ़ लेंगे कभी। हेडिंग लगा ली ना आपने, शिक्षण अधिगम नवाचार, बाद में पढ़ लेंगे। अच्छा, टीचिंग लर्निंग इनोवेशन मतलब कोई पढ़ाने या कोई बच्चों के सीखने में यदि किसी प्रकार का कोई चेंजेज आया ना, इनोवेशन आया, कोई नवाचार आया, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग। उन इनोवेशंस को पढ़ने का प्रयास करेंगे जो इनोवेशंस वर्तमान में चल रहे हैं। जो बंद हो गए उनका ज्यादा सेंस नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी कोविड टाइम के जो बंद हो गए उन इनोवेशंस को भी पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। तो हमें उन इनोवेशंस को पढ़ना है जो वर्तमान में चल रहे हैं। शिक्षण अधिगम नवाचार। अच्छा, शिक्षण अधिगम नवाचार, देखो शिक्षण का मतलब तो क्या होता है? टीचिंग। अधिगम का मतलब लर्निंग, और नवाचार मतलब इनोवेशन। क्या होता है? इनोवेशन। 9 प्लस आचार है। आचार केरी का, गुंदे का, वो अचार होता है। क्या होता है? अचार। अचार वो तो हम लोग फैशन में इसको नाश कर दिया, इसका अर्थ अनर्थ कर दिया हम लोग। शौक उसको फैशन में कहते हैं आचार। अचार नहीं, वो अचार है। क्या है? अचार। अच्छा, ये अचार का मतलब होता है व्यवहार। मतलब क्या होता है? व्यवहार। आचार का मतलब क्या होता है? व्यवहार। इसका मतलब कोई नया व्यवहार। किस मामले में? चाहे तो नए तरीके से पढ़ा रहा होगा, चाहे बच्चा नए तरीके से सीख रहा होगा। यदि इस प्रकार का कोई भी इनोवेशन है ना, वो इनोवेशन हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको मैं नाम बताऊं कौन कौन से पढ़ेंगे। जैसे SIQE, नाम सुना है ना कभी? जैसे CC सुना है? ABL, दीक्षा, दीक्षा राइज, निष्ठा, इस्माइल, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, ज्ञान वाणी, ज्ञान दर्शन, मिशन समर्थ, मिशन ज्ञान, मिशन स्टार्ट, डायल फ्यूचर, स्कूल आफ्टर स्कूल, प्रखर राजस्थान। ये जो कार्यक्रम है ना, हवा महल, ये जो कार्यक्रम है ना, इन कार्यक्रमों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो वर्तमान में टीचिंग में चल रहे हैं या जो पिछले दिनों चले थे, वो बहुत प्रसिद्ध रहे थे, उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण नवाचार हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाओ SIQE। ये बहुत अच्छा नवाचार है जो चल रहा है, और आपको स्कूलों में इसके साथ ही जीना होगा। SIQE। SIQE का पूरा नाम स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। हिंदी करो देखे, बताओ। गुणात्मक शिक्षा हेतु राज्य की पहल। गुणात्मक शिक्षा हेतु राज्य की पहल। गुणात्मक शिक्षा हेतु राज्य की
पहल। अब और कोई इलाज नहीं बचा है। तो नवनीत लिख रहा है कि सर आपका कोई भी टॉपिक अच्छा नहीं है और आप बोर कर देते हो। तो बेटा रास्ता चेंज कर ले। तुझे पीले चावल तो नहीं भेजे थे ना मैंने, हैं? नवनीत वो एमसीक्यू मांग रहा था ना, हैं? हिस्ट्री में भी है? अच्छा, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। हाँ, मैंने सोचा इस सब्जेक्ट में ही है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, गुणात्मक शिक्षा हेतु राज्य की पहल। गुणात्मक शिक्षा हेतु राज्य की पहल। अच्छा बताओ, प्रारंभ कब से हुआ? 2015-16 से। कब से हुआ? 2015-16 से। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक का कार्यक्रम है? बताओ, ऑप्शन दूं? 1 से 5, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, 1 से 8। वेरी गुड। 1 से 5 लिख लो, लिख लो। तुक्के कभी सही नहीं होते हैं। कौन सी सरकार का कार्यक्रम है ये? वेरी गुड। राज्य सरकार का समन्वित कार्यक्रम है। समन्वित कार्यक्रम है। राज्य सरकार का समन्वित कार्यक्रम। राज्य सरकार का समन्वित कार्यक्रम है। धीरज रखो, धीरज। अपने कहावत चलती है ना, घनी उतावली 2 बार पोवेर खुद भूखी सोवे। ये अपने कहावत है। धीरज। अच्छा, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन यानी गुणात्मक शिक्षा हेतु राज्य की पहल। प्रारंभ 2015-16 में। कक्षा कौन सी सरकार का? पहले तो मैं समझाऊं आपको ना, इस कार्यक्रम के बारे में पहले समझना जरूरी है, इसके फ्लैशबैक में जाना जरूरी है। आपको याद है क्या अपनी मेरी फेवरेट संस्था कौन सी है? यूएनओ। कौन सी है? बहुत अच्छी संस्था है। यूएनओ ने एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम था एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। क्या चलाया था? एजुकेशन फॉर ऑल कार्यक्रम। लेकिन इसके तहत हमने आंकड़े भेजने शुरू किए थे तो हम रुके ही नहीं थे, और एक दिन जाके हमने सारे आंकड़े भेज दिए कि भाई हम लोग 100% शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर चुके हैं। तो यूएनओ ने इस कार्यक्रम को बंद कर दिया। भाई जब सार्वभौमिकरण होगा फिर हम सार्वभौमिकरण की योजना बनाकर भेज रहे हैं। यूएनओ को बोले फंडिंग दो। फंडिंग कैसे रोक दी? बोले किस बात की फंडिंग? बोले शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर रहे हैं। बोले आपने कर दिया ना 100%, अब क्या कर रहे हो? 100% से ऊपर कोई सार्वभौमिकरण होता है क्या? अरे सरकार ने कहा तो गलती कर दी, पूरे भेज दिए क्या आंकड़े? बोले पूरे भेज दिए। तो यूएनओ को कहा भाई कोई दूसरा कार्यक्रम चलाओ यार, ऐसे बैठे थोड़ी रहोगे आप, इतनी बड़ी संस्था होके बैठ जाओगे, ठीक नहीं लगेगा। तो यूएनओ ने कहा कि अब ऐसी स्थितियां दुनिया में आ गई है, मतलब सदस्य राष्ट्रों में ऐसी स्थितियां विकसित हो गई है जिसके तहत हर बच्चा शिक्षा ले सकता है। स्कूलें हैं, मास्टर है, किताबें हैं, बच्चों के जागरूकता है, नामांकन है, ठहराव है, सारी व्यवस्था है। मतलब हर बच्चा स्कूल एजुकेशन पूरी कर सकता है। ऐसी स्थितियां दुनिया में पैदा हो चुकी है। इसलिए अब वापस वो स्थितियां बनाने के लिए पैसा किस बात का खर्च करना। अब यूएनओ ने कहा कि अब तो हमें एक इस प्रकार का कार्यक्रम चलाना है जिस कार्यक्रम के तहत बच्चा स्कूल में आ तो रहा है लेकिन बच्चे में एजुकेशन में क्वालिटी नहीं आ रही है। बच्चे ने बेच तो खरीद लिया है लेकिन बच्चे में क्वालिटी नहीं है। मतलब सार्वभौमिकरण का मतलब है बच्चे तक वो बेच पहुंच रही है, बच्चे तक वो कक्षा पहुंच रही है, लेकिन उस एजुकेशन में क्वालिटी नहीं आ पा रही है। तो क्या किया जाए ऐसा
कि बच्चों में एजुकेशन में क्वालिटी लाएं। इसके लिए यूएनओ ने एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया था 2015 में। कब किया था? उस कार्यक्रम का नाम है SDP। बताओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सतत या पोषणीय एक ही बात है, विकास कार्यक्रम। आज तक इस दुनिया का चलने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम है, आज तक की दुनिया में यूएनओ ने चलाया है। कब चलाया है? 2015 में। क्या नाम है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, इस प्रोग्राम के तहत कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। कितने टारगेट निर्धारित किए हैं? 17 टारगेट निर्धारित किए हैं, और उनको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कितने गोल? 17। इसका मतलब इसको बोलेंगे सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? 17। मुझे एक बात बताओ, यूएनओ कार्यक्रम चला रहा है अपने सदस्य राष्ट्रों में, और सदस्य राष्ट्रों की सहयोग से वो 17 लक्ष्य प्राप्त करने हैं, 17 लक्ष्य, और यूएनओ चला रहा है, छोटी मोटी बात नहीं है। और सभी सदस्य राष्ट्र मिलकर यदि उन 17 टारगेट्स को प्राप्त करने का अपने अपने देश में प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वह 17 लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। लेकिन इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो टारगेट रखा गया है वो रखा गया है 2030। मतलब ये कार्यक्रम 2015 में चला था और कब तक चलेगा? 2030 तक हम लोग इन लक्ष्यों को पूरा करेंगे। यदि पूरा नहीं हो पाता है तो हो सकता है यूएनओ इसके लिए थोड़ा समय बढ़ा दे। ऐसा हो सकता है 30 की जगह 35 कर दे, लेकिन यदि हो गया तो हम लोग 2030 तक इन लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, इसमें एक लक्ष्य है जिस लक्ष्य का नाम है वैकल्पिक ऊर्जा। क्या नाम है? वैकल्पिक ऊर्जा। और फिर उस लक्ष्य को पूरा पढ़े तो उसमें लिखा गया है कि सभी सदस्य राष्ट्रों को मिलकर दुनिया में वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रिसिटी की स्थापना करनी है। वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में किसकी स्थापना करनी है? इलेक्ट्रिसिटी की। और फ्यूल को समाप्त करना है। फ्यूल मतलब ये जो आपका पेट्रोल डीजल है, इस पेट्रोल डीजल को समाप्त करना है। इसकी जगह किसकी स्थापना करनी है? इलेक्ट्रिसिटी की स्थापना करनी है। इसलिए आप सोच के देख लो, 2015 के बाद हर क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है। चाहे आप गाड़ी देख लीजिए, कार देखें, स्कूटी देखें, मोटरसाइकिल देखें, ट्रेन देखें, बस देखें, कुछ भी देखें, सब में क्या विकसित हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए धड़ाधड़ मार्केट में कौन सी गाड़ियां आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी वाली आ रही है। और यदि इस तरह से चलता रहा तो हम 2030 तक एक वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में किसको स्थापित करने में कामयाब हो जाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी को स्थापित करने में कामयाब हो जाएंगे। ध्यान रहेगा। उसी प्रकार से इसमें SDG में एक SDG नंबर 4, ये जो चौथा लक्ष्य है इसका नाम है, इस चौथे लक्ष्य में दिया गया है गुणात्मक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। गुणात्मक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। किसका सार्वभौमिकरण? गुणात्मक। इसका मतलब है कि यूएनओ के चौथे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम, यूएनओ ने जो 17 लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं ना, उनमें से यूएनओ के चौथे लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब कोई भी सदस्य राष्ट्र यदि अपने एजुकेशन में कोई प्रोग्राम चलाएगा तो वो होगा गुणवत्ता शिक्षा के लिए। किसके लिए होगा? गुणवत्ता, क्वालिटी एजुकेशन के लिए होगा। किसके लिए होगा? क्वालिटी एजुकेशन। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और मैं पहले ही बता रहा था कि भारत से आगे राजस्थान रहता है। यूएनओ ने जब यह कार्यक्रम लॉन्च किया और कहा कि अब आप ऐसी कोई भी योजना बनाकर भेज सकते हो जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं करेगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सार्वभौमिकरण करेगी, तो भारत तो बहुत बात की बात है, राजस्थान ने अपनी 2015-16 में एक योजना बनाई जिसका नाम है गुणात्मक शिक्षा हेतु राज्य की पहल। समझ पा रहे हो? गया स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। कब शुरू किया है? 2015-16 में। लेकिन हम ये क्वालिटी की शुरुआत कहां से कर रहे हैं? क्लास 1 से 5। जब क्लास 1 से 5 के बच्चों में क्वालिटी आ जाएगी ना,
तो निश्चित रूप से आगे वाले बच्चों में अपने आप क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। और ये कौन सी सरकार का कार्यक्रम है? राज्य सरकार का। बताओ, राजस्थान यूएनओ के उस कार्यक्रम को एसडीपी के तहत एसडीजी 4 को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम चला रहा है, जिसका नाम है SIQE। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ठीक है, अब काम की बात बताओ। अब तक तो हमने इसका फीडबैक बनाया है, इसका पृष्ठभूमि बनाई है इसकी। मुझे बताओ कि अब तक कितने लक्ष्य पूरे हो चुके हैं? नहीं, अब तक एक भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है बेटा। और अपने को क्या ही करना उन लक्ष्यों से? अपने तो इस चौथे लक्ष्य के लिए जूझ रहे हैं हम लोग। और इस चौथे लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत में 2 प्रकार के बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। एक चल रहा है समसा, समग्र शिक्षा अभियान, नाम सुना है ना आपने, आगे पढ़ाऊंगा मैं। और एक है NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसमें टारगेट रखा गया है कि 2030 तक हम लोग क्वालिटी एजुकेशन को प्राप्त कर पाएंगे। इसका मतलब है वो दोनों चीजें जो चल रही है ना, वो किसके आधार पर चल रही है? इस यूएनओ वाले कार्यक्रम के आधार पर चल रही है। अब मुझे एक बात बताओ, आप थोड़ा सा ब्रॉड माइंड से सोचो। मान लो आपको कह दिया जाए कि ये कार्यक्रम चलाना है SIQE और बच्चों की शिक्षा में क्या लानी है? गुणवत्ता लानी। तो आप क्या प्रयास करेंगे? मतलब क्या कार्य करेंगे? आपके पास सारे संसाधन है, पैसे हैं, सब कुछ है, मास्टर है, स्कूलें हैं, सिलेबस है, पाठ्यक्रम, सब कुछ, सारे अधिकार है। क्या प्रयास करेंगे आप लोग? कैसे आएगी बच्चों में क्वालिटी? एजुकेशन तो दे रहे हैं, बच्चा क्लास में आके तो बैठ रहा है, किताबें तो है उसके पास, उसका सिलेबस तो हो रहा है, परीक्षा भी दे रहा है, पास भी हो रहा है, लेकिन उसमें एजुकेशन में क्वालिटी आनी चाहिए। हैं? क्या करेंगे? सहायक सामग्री का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। मतलब एक चौक की जगह 4 चौक से लिखेंगे तो? हाँ सोचो, फेंको थोड़ा थोड़ा, क्या हो सकता है? क्या करेंगे? पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षा देंगे और मातृभाषा में शिक्षा देंगे। हैं? एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाएंगे, गतिविधि आधारित पढ़ाने का प्रयास। गतिविधि आधारित पढ़ाएंगे कि सिखाएंगे? और बताओ, देखे 2-4, भले पीछे वाले भी बता सकते हैं। स्मार्ट बोर्ड का यूज करेंगे, वेरी गुड, स्मार्ट बोर्ड। डिजिटल एजुकेशन लाएंगे, बहुत अच्छी बात। बताओ, बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। क्रिएटिव रील्स बनाने के लिए देंगे बच्चों को। और बताओ, हैं? खेल खेल में सिखाएंगे, बहुत बढ़िया। और बाल केंद्रित शिक्षा देंगे। कैसे देंगे? बाल केंद्रित शिक्षा देंगे। हैं? ईमानदारी से पढ़ाओगे? पहले वाले शिक्षक ईमानदारी से नहीं पढ़ा रहे हैं क्या? ईमानदारी से पढ़ाने से टीचिंग मेथड चेंज हो जाती है क्या? हैं? बच्चों को नहीं तो पहले वाले शिक्षकों में ऐसा क्या नहीं था कि वो जिज्ञासु नहीं बना पाए? अपनी ओर से तो सबने ही प्रयास किया होगा ना। थोड़ी थोड़ी बीच बीच में झपकी लेते रहेंगे या बच्चों को कहेंगे कि झपकी लेते रहो? सुनिए मेरी बात, अपने हाथ में नहीं है। बच्चों की एजुकेशन में क्वालिटी लेकर आना अपने कोई हाथ में, सरकार के हाथ में है। किसके? सरकार के बस में है। लेकिन सरकार अपने माध्यम से उसमें क्वालिटी लेकर आएगी। एक टीचर को तनख्वाह बढ़ा देंगे हम, कितनी तनख्वाह बढ़ा देंगे, कितना ईमानदारी से बढ़ा लेगा, कुछ भी कर लेगा, तो बच्चों की क्वालिटी नहीं आएगी एजुकेशन में। क्वालिटी तब आएगी जब वो पढ़ाने का तरीका बदलेगा।
पढ़ाने का, और पढ़ाने का तरीका क्या टीचर स्वतः बदलेगा क्या? पढ़ाने का तरीका तब बदलेगा ना जब उसको इस बात के लिए सिखाया जाएगा कि इस तरीके से भी पढ़ाया। इसका मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। टीचर्स को क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग दी जाएगी तो उसको टीचिंग मेथड्स का कैसे यूज किया जाता है, टीचिंग मेथड सिखाई जाएंगे कि नहीं सिखाई जाएंगे। अब एक बात और बताओ, टीचिंग मेथड जिसको पेडागोजी कहते हैं, हम लोग कहते हैं पेडागोजी। पेडागोजी किताब होती है, किताब, उसमें टीचिंग मेथड होते हैं, पढ़ाने के विधियां होती है, पढ़ाने के तरीके होते हैं। सरकार ने कहा कि टीचिंग मेथड बदलने पड़ेंगे। टीचिंग मेथड जो शिक्षक वर्तमान में यूज ले रहे हैं ना, उन टीचिंग मेथड्स की जगह शिक्षक दूसरे टीचिंग मेथड्स यूज लेंगे ना, जिसके माध्यम से बच्चों में क्वालिटी आए। तो ये बात हम तो जानते नहीं, पेडागोजिस्ट को बुलाया। जो पेडागोजिस्ट होते हैं ना, शिक्षा शास्त्री जो होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं कि पढ़ाया कैसे जा सकता है, उनको बुलाया और उनको बुला के कहा कि बताओ भाई टीचिंग मेथड क्या है। तो उन्होंने कहा टीचिंग मेथड कोई एक थोड़ी है, टीचिंग मेथड 1000 प्रकार के हैं। जो जाओ वहाँ जालोरी गेट, टीचिंग मेथड 10 प्रकार की 20 प्रकार की गाइड मिल जाएगी आपको। तो टीचिंग मेथड एक थोड़ी है। सरकार ने इकट्ठा करवाया सबको इकट्ठा करवाया, तो टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियां निकल के आई 500। कितनी विधियां? 500 शिक्षण विधियां सामने निकल गए। उन 500 शिक्षण विधियों को सरकार ने 2 भागों में बांट लिया पेडागोजिस्ट की सहायता से। एक शिक्षण विधियां तो आधी शिक्षण विधियां इधर आ गई, आधी शिक्षण विधियां इधर आ गई। अब पहले इधर वाली बताता हूं, इधर वाली शिक्षण विधियां क्या थी। इधर वाली जो शिक्षण विधियां थी उनके द्वारा यदि टीचर पढ़ाएगा तो उसमें टीचर आएगा, जो भी 1.5 घंटे की 2 घंटे की उसकी क्लास होगी, वो आते ही सबको गुड मॉर्निंग करेगा और उसके बाद में वो बकवास करना शुरू करेगा। इतनी बकवास करेगा, घूम घूम के लिखेगा, मिटाएगा, इधर घूमेगा, कोशिश करेगा, जोर से बोलेगा, धीरे से बोलेगा, पसीना निकाल लेगा, पूरी मेहनत करेगा। बच्चे चुपचाप तरीके से सुनते रहेंगे, मूर्ति की तरह सुनते रहेंगे। सुनते सुनते कुछ को थोड़ी थोड़ी धीरे से झपकी आने लग जाएगी, तो वो एक स्टैंड यूज में ले लेगा। जिसको लगेगा कि यार गिर नहीं जाऊं, वो 2 स्टैंड यूज में ले लेगा ऐसे। अब कोई संभावना नहीं है गिरने की, और आराम से बीच बीच में से आंख खोल के देख लेगा, फटा रहेगा, हाँ फटा रहा है, हाँ चलने दो। और 1.5-2 घंटे में पूर्णतः पूरी तरीके से बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में बेटा पढ़ लेगा तो पढ़ लेगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा। टीचर बकवास करके कहेगा चलिए बाकी कल पढ़ते हैं। ये जो शिक्षण विधियां ना, इनको हम कहते हैं शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां। क्या कहते हैं? टीचर सेंटर्ड पेडागोजी, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। आप याद करें, देखो इसमें शिक्षक मुख्य भूमिका में होता है, बालक गौण भूमिका में या निष्क्रिय भूमिका में होता है, शिक्षक एक्टिव मोड में होता है। शिक्षक कौन से मोड में होता है? एक्टिव मोड में होता है। व्याख्यान जैसी विधियां इसमें काम में ली जाती है। दूसरी प्रकार की शिक्षण विधियां ऐसी होगी जिन शिक्षण विधियों में शिक्षक आएगा और क्लास के बीच बीच में घूमता रहेगा मस्ती से। बालक आएगा, आपकी तरह आलती पालती मार के बैठेगा नहीं, एक्टिविटी करेगा। क्या करेगा? बहुत सारी गतिविधियां करेगा, खुद कार्य करेगा, खुद करके सीखेगा, अन्य बालकों के साथ संवाद करेगा, जरूरत पड़ी तो आपके साथ संवाद कर लेगा और अपना कार्य करते हुए सीखेगा। पूरा मजा आता रहेगा बालक को, नींद नजदीक ही नहीं होगी, सब कुछ सीख के जाएगा। मुझे बताओ, इस तरह से सीखना बालक के लिए बड़ा आनंददायी होगा कि नहीं होगा? मजबूत होगा, स्थायी होगा, प्रभावी होगा कि नहीं होगा? सारी चीजें इसमें होगी ना। अच्छा, इस प्रकार की शिक्षण विधियों को बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। बताओ, एक विधियां तो थी टीचर सेंटर्ड पेडागोजी और दूसरी थी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। अब आप मुझे अब तो बता सकते हो क्या, बच्चों में यदि क्वालिटी लेकर आनी है तो इनमें से कौन सी किताब यूज में ली जाएगी? बाल केंद्रित वाली। इस किताब से बच्चों में क्वालिटी लाई जा सकती है क्या? टीचर सेंटर्ड से नहीं लाई जा सकती है। इसका मतलब SIQE का आधार क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। मतलब जिसे मैं क्या कहूंगा, ये SIQE, और इस SIQE का आधार क्या हो जाएगा? CCP। क्या है? CCP, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी हिंदी में क्या कहेंगे? बाल केंद्रित शिक्षा
शास्त्र, बहुत बढ़िया। बाल केंद्रित शिक्षा, ध्यान से समझना ना, नींद आ रही हो फिर भी समझना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ इसमें कितनी विधियां थी? 250 विधियां थी ना लगभग, क्योंकि 500 विधियां पूरी मिली थी हमें, तो 250 तो हमने उधर निकाल दी, उस किताब को तो फेंक दिया, जला दिया उस किताब को, तो नजदीक ही नहीं लाए, इस किताब को लाए। इस किताब में हमारे पास 250 विधियां थी। क्या एक टीचर 250 विधियों का यूज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अच्छा हमने ये कार्यक्रम कौन सी क्लास के लिए चलाया है? 1 से 5 के लिए। क्या 1 से 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए उन सभी 250 विधियां काम की है क्या? उनमें भी तो कुछ विधियां बड़े बच्चों को पढ़ाने की है, कुछ विधियां बीच वाले बच्चों को, कुछ विधियां छोटे वाले बच्चों को पढ़ाने की, अलग अलग एक नहीं है। हमने एक बार फिर पेडागोजिस्ट को बुलाया और कहा कि भाई इतने से काम नहीं चलेगा, ये भी बताओ इनमें से ऐसी कौन सी विधियां हम काम में ले ताकि जो 1 से 5 के लिए ज्यादा उपयोगी हो, क्लास 1 से 5 के लिए ज्यादा उपयोगी हो। तो पेडागोजिस्ट ने कहा कि देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि इसमें से वो कोई भी विधि उठा लो जो बच्चे को एक्टिविटी के आधार पर सिखाती हो। जो बच्चे को किसके आधार पर सिखाती हो? एक्टिविटी। इसका मतलब हमने सीसीपी में से सारी विधियां काम में नहीं ली है, केवल उन विधियों को काम में लिया है जो एबीएल प्रकार की है। किस प्रकार की है? एबीएल प्रकार की है। एबीएल मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी गतिविधि आधारित, अरे शिक्षण नहीं है, अधिगम। गतिविधि आधारित अधिगम। ध्यान रखना है, टीचर को गतिविधियां करके नहीं पढ़ाना है, बच्चे को गतिविधियां करके सीखना है। अरे वहां जाके आप लोग डांस करने लग जाओगे, नहीं मैं गतिविधि कर रहा हूं, मेरा ड्रामा देखो आप लोग, नहीं ऐसे नहीं पढ़ाना है। क्या करना है? बच्चे को गतिविधि करते हुए सीखना है। टीचर को कोई एक्टिविटीज नहीं करनी है। एक्टिविटी कौन करेगा? बच्चा करेगा। बताओ विधियां छंट के आ गई कि नहीं आ गई? हमने इन विधियों का यूज कर रहे हैं, 2015 से लगे हुए हैं। 2015-16 के सेशन से 1 से 5 को पढ़ाने के लिए हम इन्हीं विधियों का यूज कर रहे हैं। बच्चे को केवल एक्टिविटी करवाते हैं। बच्चा सुबह आता है ना, वह तब एक्टिविटी करने लगता है, एक जगह बैठता नहीं है। एक्टिविटी खूब सारी, उसके लिए हमने एबीएल कक्ष बना रखा है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रूम बना रखा है। उस रूम में बहुत प्रकार के आइटम है, बहुत प्रकार के खिलौने, बहुत प्रकार के एबीएल किट है। उस किट में बच्चा पूरे दिन भर खेलता है और पूरी साल भर खेलता है। उसको तो खेलना ही लगता है ना, उसको ये थोड़ी लग रहा है कि मुझे सिखाया जा रहा है, मैं सीख रहा हूं। उसको तो यही लग रहा है मुझे खिलाया जा रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। पूरे साल भर बच्चे ने एक्टिविटी कर ली, लेकिन अब बच्चे का मूल्यांकन भी तो करना पड़ेगा ना अपने को, कि बच्चा सीखा कि नहीं सीखा। नहीं तो कैसे पता लगेगा अपने कि उसमें क्वालिटी आई कि नहीं आई। तो हमने बच्चे को साल के लास्ट में कहा कि बेटा वार्षिक परीक्षा है कल से। उसने कहा गुरुजी पूरे साल भर खिला दिया, अब किस बात की परीक्षा? आपने पढ़ाया क्या? हम तो खेल लें। उस बच्चे के लिए तो खेलना हो गया। नहीं आएंगे, स्कूल ही नहीं आएंगे। मास्टर को चिंता हो गई, सरकार को चिंता हो गई कि मतलब एक तो एक्टिविटी करके चले गए, पता ही नहीं लगा उनमें क्वालिटी आई है कि नहीं आई है। वापस पेडागोजिस्ट को बुलाया कि यार तुम बताओ ना यार, कोई ऐसी मूल्यांकन का तरीका बता दो ना, ऐसा कोई मूल्यांकन का तरीका बता दो एक तो वो हर साल में पूरी साल चलता रहे, क्योंकि लास्ट में बच्चे नहीं आते, कई बार ननियाल चले जाते हैं 10 दिन। क्या करें परीक्षा के टाइम में, मूल्यांकन कैसे करें? और बच्चे डर जाते हैं परीक्षा से। इसलिए एक तो ऐसा तरीका बताओ मूल्यांकन करने का जो पूरी साल भर चलता रहे, और एक दूसरा ये बताओ जिसमें मूल्यांकन हो जाए और बच्चों को पता ही नहीं लगे। नहीं, बच्चों को पता लग गया ना कि उनकी परीक्षा है, तब तो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। बच्चों को पता नहीं लगना चाहिए कि उनका मूल्यांकन हो गया, और उनका मूल्यांकन साल भर चलता ही रहे। और हाँ, हमने केवल बच्चों को ज्ञान नहीं दिया है, हमने बच्चों से गतिविधियां भी करवाई है। इसलिए केवल उनके ज्ञानात्मक उद्देश्य को पूरा नहीं किया है, हमें ऐसा आकलन, ऐसा मूल्यांकन करना है जिस मूल्यांकन में बालक के केवल एक ज्ञानात्मक पक्ष का ही मूल्यांकन नहीं हो, उसके सभी पक्षों का मूल्यांकन हो। पेडागोजिस्ट ने खूब सोचने समझने के बाद हमारे सामने एक मूल्यांकन की पद्धति रखी। उस पद्धति का नाम है सीसी। क्या नाम है? सीसी। अरे सीसी को क्या कहते हैं बताओ देंगे? कंटिन्यूज
एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। अच्छा, क्या कहेंगे इसे? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अच्छा, ये एक मूल्यांकन की ऐसी पद्धति है जिसके तहत एक तो मूल्यांकन वर्ष भर चलता रहता है, दूसरी बात बच्चों को पता ही नहीं लगता कि उनका मूल्यांकन हो रहा है क्या, और तीसरी बात बच्चों के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो जाता है। इस पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं? सीसी बोलते हैं। अब मैं एक लाइन बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। SIQE कार्यक्रम राजस्थान सरकार का एक समन्वित कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम के तहत बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के आधार पर बालकों को गतिविधि आधारित अधिगम करवाते हुए उनका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। क्या होता है? SIQE राजस्थान सरकार का एक समन्वित कार्यक्रम है जिसके तहत बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के आधार पर बालकों को गतिविधि आधारित अधिगम करवाते हुए उनका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। इसका मतलब है दो चीजें सम्मिलित है इसमें। इसमें बच्चों की पढ़ाई भी सम्मिलित है और इसमें बच्चों का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। पढ़ाई तो करवाएंगे किसके आधार पर? ABL के आधार पर। और बच्चों का मूल्यांकन करेंगे किसके आधार पर? बताओ, बच्चों में क्वालिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? भाई, जब एक्टिविटी के आधार पर सिखाएंगे बच्चों को और गतिविधि के आधार पर ये इस प्रकार का CC प्रकार का आकलन करेंगे तो बच्चों में स्वतः ही क्या आ जाएगी? क्वालिटी आ जाएगी। समन्वित का मतलब होता है 2-3 कार्यक्रम जिसमें एक साथ चल रहे हो। बताओ, इस समन्वित में SIQE में CCP को काम में लेते हैं, ABL को भी काम में लेते हैं और CC को भी काम में लेते हैं। लिखो तो पहले तो ना यहां बॉक्स बना के ये बात भी लिख लोगे। क्या लिखना है? ये यहां से 2015 वाली बात लिखनी है। बस इतना सा लिख लेंगे, समझ जाएंगे आप लोग। ये इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि अभी संस्कृत शिक्षा विभाग के ग्रेड 1 के पेपर में पूछा था कि SDG 4 में निम्न में से किसका उल्लेख है? लिख लिया क्या? आगे का लिखो तो फिर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सस्टेनेबल यानी पोषणीय या सतत।
आगे ले लें क्या? अब ये लिख लो, वो बॉक्स को बंद कर दो, वो तो कंप्लीट हो गया काम। ये देखो, मुझे बहुत सवाल पूछा गया है, सर डाइट कितनी है राजस्थान में, डाइट कितनी कितनी बताई है मैंने आपको? 36 बताई, तो फिर क्यों पूछा जा रहा है? हैं? सर डाइट 36 है या 33 है? सर डाइट 36 है या 33 है? सर डाइट ये मतलब आपको किसने बताया कि 33 है? जब मैंने 36 बता दिया तो मतलब 36 है। और जो भी चीज़ बताई जा रही है ना, उसके ऑथेंटिक प्रूफ है। हर साल अपना प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग अपनी अपनी वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट निकालता है, जिससे लगभग 150-125 पेज की एक रिपोर्ट होती है। उसमें पूरा शिक्षा विभाग की सारी योजनाएं, सारा ढांचा, सब कुछ होता है उसमें। एमएचआरडी निकालता है एक, और एमएचआरडी तो ज़्यादा छोटी नहीं निकालता है, वो तो 500-600 पेज की निकालता है। तो वो हर साल की वो रिपोर्ट लेकर उसमें मैं मिलाने का काम करता हूँ कि अब की बार रिपोर्ट में सरकार ने क्या छापा है। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, सरकार की प्रारंभिक शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हमारे राजस्थान में कुल 36 डाइट है, जिसमें से 34 सामान्य, एक अल्प भाषा का है और एक संस्कृत शिक्षा का है। और हाँ, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं ताकि दोबारा से ऐसे सवाल नहीं पूछने। ईसीसी करने के लिए 34 बताइए सर। नहीं पता किसने बताई है, कल परसों तो 34 आई हुई थी पेपर में। नहीं, आपको उस बात से लेना देना नहीं। 34 सामान्य है, और सामान्य डाइट में ही ईसीसी मतलब डीपीएससी करवाया जाएगा, बाकी वाले में नहीं करवाया जाएगा। देखिए एक बार, ये एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान सरकार का 2024-25 का, और 136 पेज का है। कितने का है? 136 पेज का है। उस 136 पेज को देख लीजिए। ये तो यार, ये देखिए, यहाँ से शुरू किया गया है। भारत एवं राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, विभाग का परिचय, सब पूरा निकालता है कंप्लीट। वो पूरी एनुअल रिपोर्ट में पूरी बातें हैं। ये फिर शैक्षिक परिदृश्य की पूरी लिखी हुई है ना, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। और ये लिखा हुआ देखो, निदेशालय प्रारंभिक स्थापना इसने 1950 में हुई थी। और ये देखो, ये कार्यक्रम एजुकेशन फॉर ऑल चल रहा है ना। इसके बाद में विभाग का परिचय, बहुत सारी चीज़ें देता है ये, कौन कौन कैसे कैसे होते हैं। देखो, सबसे पहले शिक्षा मंत्री होता है, उसके बाद में शासन सचिव, मतलब आपका स्कूल शिक्षा सचिव की बात कर रहा है। फिर विशिष्ट वाले छोड़ दो, फिर निदेशक आता है, फिर संभागीय संयुक्त निदेशक, फिर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, फिर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, फिर सीबीओ, फिर पीईओ, और फिर प्रधानाचार्य। पूरी रिपोर्ट कंप्लीट करता है यहाँ। फिर ये आरटी एक्ट के बारे में बता रहा है। और ये देखो, आज के दिन राजस्थान में कितनी स्कूल हैं प्रारंभिक शिक्षा की? विद्यालय संख्या प्राथमिकी अपने पास 29 गवर्नमेंट स्कूल है, 29,000, और गैर राजकीय 3100, कुल मिला के 32,000। उच्च प्राथमिकी अपने पास 16,500 स्कूलें हैं, और 16,000 स्कूलें हैं नॉन गवर्नमेंट वाली। ये योग हो गई अपने पास 45,000 ऐसी स्कूलें हैं जो गवर्नमेंट की है और प्राइमरी की है। ये इस तरह से, उसमें कितने कितने छात्र नामांकित है, बहुत सारी चीज़ें लिखता है ये।
पूरी रिपोर्ट छापी जाती है ना, ये है ना, रिपोर्ट में दिया है कहाँ कितने पद है, कहाँ कितने पद खाली है, कुल कितने पद है, ये रहे 31 दिसंबर 2024 तक का था। द्वितीय श्रेणी के 16,000, अध्यापक लेवल द्वितीय 57,000 है, लेवल प्रथम के 1,14,000। ये तो केवल प्रारंभिक शिक्षा का है, माध्यमिक शिक्षा विभाग का नहीं है। फिर ये कंप्लीट करने के बाद आगे ये सूचना का अधिकार दे रखा है, ये सब कुछ सारी चीजें है ना। ये देखो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, क्या पता आपके दिमाग में क्या रहे। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि करने हेतु इस नीति हेतु की गई अनुशंसाओं के आधार पर केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत राज्य के 34 जिलों में डाइट्स की स्थापना की जा चुकी है। किसकी स्थापना की जा चुकी है? डाइट्स की। 34 डाइट्स के अतिरिक्त अजमेर जिले में राजकीय अल्प भाषाई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान भी प्रारंभ किया जा चुका है। उपयुक्त के अतिरिक्त राज्य में 4 बाइट, एक है आपका नौहर हनुमानगढ़, एक राय सिंह नगर गंगानगर, एक सज्जनगढ़ बांसवाड़ा और एक बिछवाड़ा डूंगरपुर में की भी वित्तीय स्वीकृति कब मिली है? 2013 में मिल चुकी है। अब ये नीचे लिख रहा है अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में गत वर्ष तक 36 राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान मतलब 36 डाइट। कितने डाइट है? 36। 34 सामान्य है, एक अल्प भाषा का है और एक संस्कृत शिक्षा का है। इसका मतलब कितने हो गए? 36। ये अल्प भाषा का अजमेर में और संस्कृत शिक्षा का जयपुर में। इसके अलावा 343 निजी डाइट है। 343 कितने हैं? निजी डाइट कॉलेज है। कुल मिला के कितने हो गए? 377 डाइट हो गए। ध्यान रखिएगा। तो इस ऐसे ऑथेंटिक प्रूफ में से आपके सवाल उठाए जाते हैं और वहीं से मैं मैटर उठाकर लाता हूँ। इसलिए आपको इस बात के लिए निश्चिंत रहना है कि क्या लिखवा दिया गया है, कितनी है, संख्या क्या है, इन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हो गया ये? बाकी आपके रिपोर्ट कोई काम की नहीं है, ये तब काम की है जब मास्टर बन जाओ। मास्टर बनने के बाद या तो जानकारी प्राप्त करने के लिए और या तो जानकारी प्राप्त करने के लिए या फिर आगे पढ़ाने के लिए। लिख लिया? सर आपने लास्ट ईयर 33 बताया था, तो बेटा लास्ट ईयर उसने रिपोर्ट निकाली थी ना, उसमें वो उसने कहा 33 ही है। तब मैं क्या करता? मैं अपनी ओर से थोड़ी बना सकता था डाइट। अपनी ओर से नाश्ता नहीं बन रहा है, मेरे से डाइट कैसे बनाऊंगा मैं? पिछली साल की जो रिपोर्ट थी सरकार की, उसमें 33 बता रखी थी सरकार ने। पिछले साल तो तू भी 1 साल छोटा था, बड़ा हो गया 1 साल। हो गए क्या? लिख लिया तो नीचे लिखो। लिखो SIQE कार्यक्रम के तहत SIQE कार्यक्रम के तहत बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के आधार पर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के आधार पर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के आधार पर
बालकों को, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के आधार पर बालकों को गतिविधि आधारित अधिगम करवाते हुए, बालकों को गतिविधि आधारित अधिगम करवाते हुए गतिविधि आधारित अधिगम करवाते हुए उनका सतत एवं व्यापक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। अब यदि हम लोग एक एक लाइन इन तीनों पर चर्चा कर लेंगे कि ये सीसीपी क्या है, एबीएल क्या है और सीसीई क्या है, तो मेरे ख्याल से हम लोग इस कार्यक्रम को समझ जाएंगे कि ये कार्यक्रम की भूमिका तो आपको समझ में आ गई कि कार्यक्रम है क्या। पढ़ाओगे कैसे, मतलब बच्चे सीखेंगे कैसे, एक्टिविटी के आधार पर, और बच्चों का मूल्यांकन कैसा होगा, सतत और व्यापक प्रकार का होगा। तो अब अलग से हेडिंग लगाओ, एक बिंदु लगाओ सीसीपी। अब बार बार में उनकी फुल फॉर्म नहीं लिखनी है, हम इन तीनों पर, समन्वित में तीन चीजें हैं ना, उन तीनों चीजों पर हम लोग दो दो लाइन लिखते हैं। अलग से हेडिंग लगाओ सीसीपी। सीसीपी मतलब चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी क्या है। अब बार बार हिंदी अंग्रेजी पूरे नाम नहीं लिखने हैं। बता सकते हो क्या सीसीपी क्या है? आपको पूछेंगे कि सीसीपी क्या है, हैं? अरे वह किताब जिसमें बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का उल्लेख किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि क्या होती है? जिसमें बालक मुख्य भूमिका में होता है और शिक्षक एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है। इतना ही है ना। और इसमें बालक अपने स्तर से, अपने लेवल से, मतलब सीखने का लेवल है, सीखने की गति है और सीखने की रुचि, उसके हिसाब से सीखता है। यही विधियां होती है ना। लिखो लिखो, इस शिक्षा शास्त्र में इस शिक्षा शास्त्र में इस शिक्षा शास्त्र में बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का उल्लेख किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का उल्लेख किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का उल्लेख किया जाता है। इन विधियों में बालक सक्रिय एवं मुख्य भूमिका में होता है। इन विधियों में बालक सक्रिय एवं मुख्य भूमिका में होता है, जबकि बालक सक्रिय एवं मुख्य भूमिका में होता है, जबकि शिक्षक सुविधा प्रदाता, फैसिलिटेटर, सुविधा प्रदाता, सुविधा प्रदान करने वाला, जबकि शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में होता है। की भूमिका में होता है। अगला लिखो एबीएल। जैसे सीसीपी लिखा था वैसे ही लिखो एबीएल। क्या होता है एबीएल? बच्चा किसके आधार पर सीखता है?
गतिविधि। अब जब बच्चा गतिविधि करके सीखेगा तो अपने लेवल से सीखेगा, अपनी स्पीड से सीखेगा, अपनी रुचि से सीखेगा। और एक्टिविटी करके सीखेगा तो मुझे एक बात बताओ, इस प्रकार का सीखना बच्चे के लिए बड़ा आनंददायी होगा कि नहीं होगा? बहुत रुचिकर होगा कि नहीं होगा? बहुत प्रभावी होगा कि नहीं होगा? इफेक्टिव होगा, क्योंकि बच्चा कार्य करके सीख रहा है, और बहुत प्रभावी होगा। इस प्रकार का सीखना बच्चे के लिए काफी प्रभावी हो सकता है और काफी स्थायी हो सकता है बच्चे में। और अपने को यही करना है, बच्चे को सिखाना है। किसके आधार पर सिखाना है? एक्टिविटी के आधार पर, गतिविधियों के आधार पर। लिखो, लिखो, कहां से शुरू करेंगे? हैं? नहीं, एबीएल को कहां से शुरू करेंगे? शुरुआत बताओ देंगे हैं? मतलब आपके पास कोई जवाब नहीं है, एक के पास भी जवाब नहीं है। आप टीचर बनने वाले हो, लाइन शुरू करो। कहां से शुरू करेंगे? हैं? RSCRT एबीएल किट तो प्रदान करती है। नहीं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में बताओ। लिखो, लिखो, इसमें बालक अपनी रुचि, गति एवं स्तर के अनुसार सीखता है। अतः इस प्रकार का सीखना अपने स्तर के अनुसार सीखता है। अतः इस प्रकार का सीखना बालक के लिए रुचिकर, आनंददायी, आनंद प्रदान करने वाला, आनंददायी, प्रभावी एवं स्थायी होता है। अच्छा देखो, जिन स्कूलों में ये कार्यक्रम चला था ना, पहले तो इस कार्यक्रम को चलाया गया था केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। मतलब जो स्कूल या तो 10वीं तक चल रहा है या स्कूल 12वीं तक, उनमें क्लास 1 से 5 के लिए चलाया गया था। कार्यक्रम तो 1 से 5 ही रहेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ाते हम लोग हर स्कूल में ले आए थे। तो जिस भी स्कूल में इस कार्यक्रम को चलाया गया, पहली बात तो गवर्नमेंट स्कूल में चलाया गया, प्राइवेट में नहीं है, वहां पर क्लास 1 और 2 के लिए 5 तक चलाया गया ना, क्लास 1 और 2 तक के लिए तो एक कक्ष को, उनके क्लासरूम को ही एक्टिविटी लर्निंग रूम बनाया गया है, तैयार किया गया है। इसका मतलब पूरा कक्ष ही उनके लिए एबीएल कक्ष तैयार कर दिया गया है। और 3, 4 और 5 के लिए एबीएल कक्ष तो हम लोग नहीं बना पाए, लेकिन हमने उसके लिए एबीएल किट देना शुरू कर दिया बालकों को। मतलब एक्टिविटी के आधार पर बच्चे कैसे सीख सकते हैं,
इसलिए वो एक्टिविटी करने के लिए जो साधन होते हैं ना, जो युक्तियां होती है ना, जो माध्यम होते हैं, जो उपकरण होते हैं, वो उपकरण उन बच्चों को हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब यदि मैं उस कक्ष की बात करूं कि एबीएल कक्ष क्या होता है, तो आप में किसी ने देखा है एबीएल कक्ष? इंटर्नशिप के दौरान क्लास 1 और 2 के क्लासरूम में गए होंगे कभी? आपने देखा होगा कि बच्चे खेल रहे हैं, खिलौने से पड़े हैं खूब सारे, हैं? हाँ। अब देखो, मैं जिन्होंने नहीं देखा है उनको बता देता हूँ ना, जिन्होंने वो इंटर्नशिप का केवल सर्टिफिकेट ही मंगवाया है उनके लिए बता देता हूँ मैं, हैं? क्या बीएड हुई नहीं? अभी हुई नहीं, फर्स्ट ईयर है क्या? अब की बार डिप्लोमा हो गया और इंटर्नशिप हुई नहीं, तो सर्टिफिकेट तो हो गया ना। हाँ, तो उनके आपके लिए ही बता रहा हूँ विशेष तौर से। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक कक्ष होता है ना, कोई भी एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में एक मुख्य श्यामपट होता है। मुख्य श्यामपट, इस बात से पता लगता है कि उसमें श्यामपट और है। अपने टाइम में तो एक ही श्यामपट हुआ करता था। अपने टाइम में तो एक क्लास में एक ही बोर्ड हुआ करता था, 2-4 बोर्ड नहीं थे। एक मुख्य श्यामपट होता है। इस मुख्य श्यामपट के अलावा जो तीनों दीवारें हैं, उन तीनों दीवारों पर धरातल से लेकर 3 फीट की ऊंचाई तक ब्लैक बोर्ड पेंट करवाया गया है। क्या करवाया गया है? ब्लैक बोर्ड। अब वहां पर चौक के डिब्बे रख दिए जाते हैं। इनमें से ये जो दाहिनी दीवार है ना, इसको हिंदी के लिए आरक्षित कर दिया है, बाईं दीवार को अंग्रेजी के लिए आरक्षित कर दिया है, और उस दीवार को कर दिया है गणित के लिए आरक्षित। यहां पर हिंदी की वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, अधूरे कथा चित्र वगैरह वगैरह लिखे रहते हैं। यहां पर इंग्लिश के लिखे रहते हैं और वहां पर गणित के लिखे रहते हैं। और चौक के डब्बे रख दिए गए हैं, चौक के बड़े बड़े डिब्बे जिनमें चौक भरी हुई है। अच्छा, बच्चा आता है सुबह सुबह, जैसे ही स्कूल आया, उस बच्चा आके अपने स्थान पर बैठने का प्रयास किया, टीचर ने कहा खड़ा, चल एक्टिविटी कर। आप सोच के देखो, अपना जमाना अलग था। अपन एक्टिविटी करते थे तो वो कहता चुपचाप आ और बैठ जा। उल्टा हो गया है काम, क्योंकि हम लोग टीसीपी के आधार पर पढ़ते थे, टीचर सेंटर्ड पेडागोजी के आधार पर पढ़े हैं हम लोग, सीसीपी के आधार पर नहीं पढ़े हैं। अपने को चुपचाप कहता था आलती पालती मार के बैठ, बोलना नहीं है, सीधा बैठ। यूं क्यों कर रहा है, सीधा बैठ जा। हम लोग सीधा बैठे रहते, सुनते रहते थे। क्या करे सीधा बैठा आदमी, क्या करे? और बच्चा, वहां बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, जाके चौक उठाएगा और ऊपर जो क्या लिखा हुआ है उसको देख देख के अपने लिखेगा। जो चित्र बने हुए वो चित्र बनाएगा। देखो कितना आनंद आ रहा है बच्चे को। आप सोच के देखो, एक अपना जमाना अलग था। हमने कभी चौक देखी है? दूर से देखी है। छोटा सा टुकड़ा कोई टीचर फेंक देता था ना, मैं गवर्नमेंट वालों के लिए बता रहा हूँ, प्राइवेट वाले तो पता नहीं क्या, प्राइवेट का मुझे अनुभव नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल की बात कह रहा हूँ मैं। छोटा टुकड़ा फेंक देता था ना कोई टीचर, उसको चुपके से नजदीक सरकते सरकते, कोई देख नहीं ले, जेब में डालते थे। और यदि देख लिया, देखते ही वो मॉनिटर को बताएगा, तो मॉनिटर तुरंत जाएगा टीचर के पास, बोले उसके पास चौक है। अब चूंकि टीचर भी तो टीचर सेंटर्ड पेडागोजी से प्रेरित है, इसलिए मॉनिटर की बात को माना जाएगा, इसलिए उसकी बात को मानते हुए उस बच्चे को पीटा जाएगा। जैसे उसने चौक नहीं लिया, उसने बम ले लिया है, ऐसा लगता है। और हाँ, ये तो छोटी चौक, साप्ती चौक, याद करो, इतनी लंबी, कभी देखी है ना। और मुझे तो आज भी याद है कि पता नहीं आप ऐसी हरकतें करते थे कि नहीं करते थे, हम तो मॉनिटर से बनाकर रखते थे। और मॉनिटर सुबह सुबह चौक लाने जाता था ना जब ऑफिस से, तब उसके साथ जाते थे और उसको रास्ते में ये कहते थे एक बार हाथ में ले लेने दे, एक बार बस। वो 2 चौक अपने हाथ में रखता था, अपने को लगता था यार क्या है। अब आप सोच के देखो, आज का जमाना वो नहीं है। वो चौक बच्चे के सामने पड़ी रहती है, बच्चा चौक उठाता है और एक्टिविटी करता है। अब बच्चा एक्टिविटी करते करते थक जाता है, तब थकता तो क्या ही होगा बच्चा, लेकिन बच्चे की तो वो सृजनात्मकता विकसित होती है, समय समय पर नई नई क्वाद सूझती है उसको, तो बच्चा वहां से चौक लेता है, रवाना होता है, यहां तक आ जाता है। एक की देखा देख सब पूरे सब बच्चे एक एक चौक ले लेते हैं, यहां से यहां आते हैं, यहां से यहां आते हैं। कितना मजा आ रहा होगा बच्चों को, कितना आनंद आ रहा होगा, कितना सीख रहा होगा बच्चा। अरे कम से कम सर्वांगीण विकास तो कर रहा होगा। सिखाना ही बड़ी बात नहीं होती है, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसा बच्चा घर आएगा, होमवर्क करने बैठेगा, थोड़ी देर में उसको याद आएगा, अरे यार एक्टिविटी तो की नहीं। एक्टिविटी किया हुआ है ना,
चौक थोड़ी है यहाँ, पेन पेंसिल या स्केच जो भी उसके हाथ में है। यहाँ ब्लैक बोर्ड भी नहीं है, यहाँ तो दीवार है। पूरा चारों ओर कितनी गजब की फूल मालाएं बना देगा वो, बना देगा ना। हैं मम्मा, हाँ मम्मा आएगी, मम्मा देख के चिल्लाएगी, ये क्या कर दिया तूने, मूर्ख, समझ में नहीं आता तुझे, बहुत मुश्किल से एक मकान बना था। भयंकर रूप से चिल्लाएगी, तो बच्चा चुपचाप खड़ा हो जाएगा। बच्चा तो क्या कहेगा, बच्चे के पास क्या इलाज है, और आके दो लगाएगी उसको ढंग से, डट पागल, आज के बाद मत करना ऐसा। ये सीखता है तो आजकल स्कूल में, हाँ बच्चा तो सीखता है जो ये कहेगा ना। फिर वो दो और लगाएगी उसके बोले, जबान लड़ाता है, शर्म नहीं आती। अरे जबान नहीं लड़ा रहा है, बच्चा सीख रहा है, ये एक्टिविटियां सीख रहा है बच्चा। आप देख लो ऐसे का ऐसे बच्चे को स्कूल में सिखाया जाता है। इसके अलावा जो बच्चा बैठता है ना, उसके लिए अपनी तरह नहीं है कि सीधी सीधी लाइनों में बिठा दिया और उसको आलती पालती मार के बिठा दिया, नहीं। चौके होते हैं, चौके मतलब टेबल, छोटी टेबल जिसकी ऊंचाई 6 इंची होती है, चौड़ी होती है बिल्कुल, ऐसे मान लो घनाकार की सी, घनाभ आकार की सी, और उसके चारों ओर छोटी छोटी कुर्सियां होती है। बच्चे समूह के रूप में बैठते हैं, 4-5 बच्चे यहाँ, 4-5 बच्चे वहाँ, एक क्लासरूम में, वो उस एबीएल रूम में 4-5 होती है वो, और बच्चे समूह के रूप में घेरा बनाकर बैठते हैं। अपनी तरह सामने नहीं बैठते, ऐसे कि सामने बैठे हुए हम बैठते थे जैसे नहीं बैठते हैं। और फिर उस चौकी पर डाल दिए जाते हैं फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड समझते हो क्या? आप सोच के देखो, बच्चे को ताश पत्ती कितनी सुंदर लगती है, ताश पत्तियां, मैं तो इतनी सुंदर लगती थी कि ताश पत्तियां नहीं देखी थी, इसलिए माचिस की ताश पत्तियां बनाई जाती थी, है ना, इतनी इतनी बड़ी रखते थे, इतनी इतनी बना के रखते थे वो ताश पत्तियां, सुंदर लगती थी वो चीजें। अच्छा, अब आजकल जो प्लेस कार्ड आते हैं ना, वो प्लेस कार्ड बहुत रंगीन प्रकार के, अलग अलग आकार के, अलग अलग स्वरूप के, और इतने मोटे मोटे आते हैं। और जब बच्चे के सामने वो डाले तो बच्चे को लगे कि यार मैं इनके बीच में ही खेलता रहूं, इतने सुंदर लगते हैं। और वो कट्टे भर भर के आते हैं, खूब सारे उसमें डाल दिए जाते हैं, खूब सारे डालते हैं। अच्छा, वो बच्चे उन फ्लैश कार्ड को जमाते हैं, जिस आकृति में होते हैं ना उनको जमाते हैं। उनको जमाने से साथ साथ में उन पर वर्णमाला वगैरह लिखी होती है, बच्चा सीखता भी जाता है और वो चित्र भी बनते जाते हैं। बच्चे 4-5 बच्चे मिलके काम कर रहे हैं, समूह में कार्य कर रहे हैं, तो टीम भावना का विकास होता है। और जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ टीचर घूम ही रहा है, उसको पूछ लेते हैं तो टीचर बता देता है यहाँ लगाती है फ्लैश कार्ड। बच्चे को कितना आनंद आया, बच्चे ने घंटे 2 घंटे कितना अच्छी तरीके से सीखा होगा। फिर उस चीज़ से बोर होता है तो दूसरी एक्टिविटी पर जाता है। इस मुख्य श्यामपट्ट के नज़दीक में एक लगा होता है डिस्प्ले बोर्ड 4x3 का। उस डिस्प्ले बोर्ड पर बच्चे कुछ सृजनात्मक गतिविधियां करते हैं। जैसे मान लो कुछ क्रिएटिव गतिविधियों में मान लो उन्होंने चित्र बना दिया, तो वो चित्र बना के वो टीचर को देगा, टीचर कहेगा शाबाश बेटा, और यहाँ डिस्प्ले कर देगा ताकि दूसरे बच्चे भी उसे देखकर प्रेरित हो। उसने कागज का कोई रूप बना दिया, जैसे मान लो जहाज बना दी, पानी में तैरने वाली जहाज बनाते थे ना हम लोग, याद है? जैसे मान लो उसने हेलीकॉप्टर बना दिया, चील गाड़ी, चील गाड़ी याद है ना? और बच्चे ने जैसे ही चील गाड़ी बनाई, टीचर उसको आगे बुलाएगा, चील गाड़ी को सबको दिखाएगा और कहेगा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा काम किया है, उसको यहाँ डिस्प्ले कर देगा। सब बच्चे उसको देखा देख क्या करेंगे, वो क्रिएटिविटी विकसित करेंगे। जमाना चेंज हो गया ना, क्योंकि टीसीपी से सीसीपी पर आए हैं हम लोग। चील गाड़ी तो हम भी बनाते थे अपने जमाने में, याद करो, चोरी चुपके 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 पीछे बैठे बैठे क्लास में चील गाड़ी बनाते थे। लेकिन यदि बाई चांस वो लॉन्च हो जाए और टीचर को पता लग जाए, हाँ आगे आगे मुर्गा बन जा, क्यों बनाई तूने। आज के बच्चे में ये पाबंदियां नहीं, आज का बच्चा क्रिएटिविटी सीख रहा है। तो मुझे बताओ, इस प्रकार की क्रिएटिविटी बच्चा करता रहेगा तो बताओ अपनी रुचि, अपनी गति और अपने लेवल से सीखेगा कि नहीं सीखेगा? और इस प्रकार का सीखना बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा, बड़ा आनंददायी भी होगा, बच्चे के लिए स्थायी भी होगा, और बच्चे के लिए क्या होगा, प्रभावी भी होगा। ऐसे सिखाया जाता है किसमें, एबीएल में, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में। ध्यान रखिएगा, लिखो। लहर कक्ष को ये एबीएल कक्ष कहते हैं क्या? नहीं, लहर कक्ष आया था एसएसए में। एसएसए का एक कॉन्सेप्ट था लहर कक्ष, उसको बाद में बदल के हमने थोड़ा सा और विशेष करके उसको नया रूप देके हमने अब वर्तमान में समसा में क्या कर लिया है, उसको SIQE में हमने बना लिया है उसको एबीएल कक्ष। लिखो, इस एबीएल के नीचे अलग से हेडिंग लिखो, एबीएल कक्ष।
कुछ लोग मुझे इंग्लिश मीडियम वाले पूछ रहे हैं कि सर इंग्लिश में इन संस्थाओं को याद कर लें, हिंदी में याद करना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, अंग्रेजी याद करनी अति आवश्यक है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पेपर मिलता है। जो हिंदी वाले लोग हैं ना, वो ध्यान रखें कि उनको अंग्रेजी में भी करना है। अंग्रेजी में याद करना तो अनिवार्य है, हिंदी में आपको याद हो कि नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन अंग्रेजी में याद करना। इन संस्थाओं के जो नाम वाम है ना, इंग्लिश ही मेन पूछी जाती है उसमें। हाँ, बेटा वो सिलेबस में नहीं है अपने। ये पूछ रहे हैं कि डाइट के अनुसार, डाइट की आपको पूरी जानकारी बतानी चाहिए थी, वो सिलेबस में नहीं है। सिर्फ पढ़ाने को तो मैं अरस्तु भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन सिलेबस में नहीं है। सुकरात भी पढ़ाया जा सकता है आपको, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है बेटा ना। जो सिलेबस में है वही चीजें पढ़ने से ठीक रहता है। जिस गांव में जाना है उस गांव में जाने का रास्ता पर जाए ना हम लोग, तो वो गांव आ जाता है। और यदि रास्ते चारों ओर खूब होते हैं, सभी रास्तों पर नहीं चला जा सकता है। बंद करते इसको, बंद करते। हाँ, क्या लिखा है? एविल कक्स लिखो इसमें। इसमें लिखो, इस कार्यक्रम के लिए, इस कार्यक्रम के लिए इस कार्यक्रम के लिए कक्षा 1 एवं 2 के, इस कार्यक्रम के लिए कक्षा 1 एवं 2 के कक्षा कक्ष को एक एवं 2 के कक्षा कक्ष को एबीएल कक्ष के रूप में विकसित किया गया है। एबीएल कक्ष के रूप में विकसित किया गया है। एबीएल कक्ष के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसमें मुख्य श्यामपट्ट के अलावा तीनों दीवारों पर, इसमें मुख्य श्यामपट्ट के अलावा तीनों दीवारों पर धरातल से 3 फीट की ऊंचाई तक, तीनों दीवारों पर धरातल से 3 फीट की ऊंचाई तक ब्लैक बोर्ड पेंट करवाया गया है। ब्लैक बोर्ड पेंट करवाया गया है। ब्लैक बोर्ड पेंट करवाया गया है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इनमें मुख्य श्यामपट्ट के दाईं वाली दीवार, राइट, मुख्य श्यामपट्ट के दाईं वाली दीवार, इनमें मुख्य श्यामपट्ट के दाईं वाली दीवार हिंदी के लिए, कोमा बाईं दीवार किसके लिए? अंग्रेजी के लिए। बाईं दीवार अंग्रेजी के लिए एवं सामने वाली दीवार एवं सामने वाली खिड़की, नहीं,
सामने वाली दीवार, सामने वाली दीवार किसके लिए है? गणित के लिए आरक्षित है, गणित के लिए आरक्षित है, आरक्षित है। नेक्स्ट लिखो सीसी, सीसी, सीसी जानते हो क्या आप? क्या होता है? अरे सीसी इतनी की नहीं होती है क्या? कांच की है? आजकल तो ऑनलाइन जमाना आ गया, हमारे ज़माने में तो पहले ऑनलाइन नहीं था ना मामला, तब ये इतनी ज़्यादा शायरियाँ वायरियाँ नहीं थी। तो शायरी, जो पहली शायरी शुरू होती थी ना जीवन की, जहाँ से वो तने में वो कौफल फूटती थी, वो सीसी से शुरू होती थी। और क्या गजब पहली शायरी यही थी, प्रपोज करने वाली इन, वो जो वो इकरार करने वाली इन, इजहार करने वाली इन, वो एक ही शायरी थी। वो सीसी भरी गुलाब से तोड़ मत देना, सीसी भरी गुलाब से फोड़ मत देना। आगे मतलब सारी नहीं बताई जा सकती, लेकिन वो पहले एक इस प्रकार की एक शायरी चलती थी। क्या याद है क्या आपको किसी को? है ना? सीसी भरी गुलाब से फोड़ मत देना, रजिस्टर है भाई का चोर मत लेना, ऐसे ऐसे कुछ लिखते थे। कहाँ है पर्ची? चलो, तो अब आपके लिए सूचना है ना, आपको जाना नहीं है।